So welcome dear students, welcome to All-Rounder BSS, welcome to my class. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फटाफट लाइव वीडियो में ज्वाइन हो जाइए। हम आज साइंस का बेहतरीन चैप्टर करने वाले हैं साउंड। इस वीडियो के अंदर आपको साउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये वीडियो अगर कोई बच्चा बड़े ध्यान से सारी चीजें भुला के, अपने घर पे कोई समस्या है भुला के, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, मेरे दोस्त ने कुछ कह दिया, ये सब भुला के अगर यही चैप्टर एक कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, एकाग्रता के साथ देखता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा एग्जाम में साउंड से आने वाला एक भी सवाल गलत नहीं करेगा। और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जो मैं वर्ड्स आपको बोल के बताऊंगा, वही क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको एग्जाम में दिखेंगे। जब वो एग्जाम में आप क्वेश्चन टिक कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये टोपी पहना हुआ आदमी नजर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, गौरव सर ने बोला था कि ये आने वाला है और ये आ गया। फटाफट इस वीडियो में ज्वाइन हो जाइए सभी बच्चे, फटाफट ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत आगे पहुंचाइए इस वीडियो को सपोर्ट करिए। मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो साउंड के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फास्ट। वेयर इज माय पेन? सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए भाई। कोई भी बच्चा आना जाना नहीं करे, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। साउंड का जो पहला टॉपिक है वो है कि साउंड खुद क्या है। व्हाट इज साउंड, है ना। मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं बीच में रुकने वाला नहीं हूं बच्चों, मैं स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से बैठ के देखेंगे, ध्यान से बैठ के सुनेंगे, मैं स्टॉप नहीं करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आप भी नहीं रुकेंगे, इधर उधर नहीं उठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे और ये वीडियो को एंड तक देखेंगे। मैं साउंड बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं। किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल बनने वाले हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, या एक टॉपिक से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सब मैं आपको यहीं इसी वीडियो में बता दूंगा। और आपके एग्जाम में जो पेपर होगा ना, मजेदार, मुझे मजा आ जाएगा पेपर पढ़ के, क्योंकि मैं फील करूंगा कि मेरे बच्चों को वहां पे मजा आ रहा होगा कि यार ये सब पढ़ लिया है हमने। आ जाइए, तो साउंड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज साउंड, पहला ही टॉपिक है कि साउंड क्या है। व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या है। एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा कहां जाती है? ऊर्जा जाती कहीं नहीं है, चेंज होती है। चेंज होती है एक रूप से दूसरे रूप में। हां सर सुना है, एनर्जी को ना, एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो उसका इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी ने एनर्जी बनाई एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का क्या होगा? ये एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, मेरी बॉडी को गर्म रखेगी। ये एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे मैं चल फिर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, है ना, उसमें। यह एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि साउंड एक एनर्जी है? बिल्कुल सही बच्चों। और वो हमारे खाने में से जो हमें एनर्जी मिली है उससे रूपांतरित होकर बनी है? बिल्कुल बच्चों, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है सर, समझ गए। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का रूप है जो ट्रेवल करता है एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन में एंड कैन बी हियर्ड बाय आवर ईयर्स। हमारे कानों द्वारा इसको सुना जा सकता है और ये वाइब्रेशन यानी कंपन के रूप में ट्रेवल करता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन के रूप में एक माध्यम से होकर यात्रा करती है और जिससे हमारा कान सुन सकते हैं। देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई खड़ा होगा ना तो वो मुझे सुन पाएगा, है ना। मैं बोल रहा हूं तो मेरे यहां गले से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। अगर भरोसा नहीं होता तो अपने गले पे हाथ रखो और बोलो जय हो, और बोलो गौरव सर हेलो हाउ आर यू। ये अगर आप बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, तो यहां पे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे।
ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है, कंपन की आवश्यकता होती है। मेरा गला कंपन कर रहा है, जैसे ही मेरा गला कंपन कर रहा है तो इस गले के कंपन से यहां आसपास की जो हवा है वो भी कंपन कर रही है। सर कहां, दिख तो नहीं रही है? अरे दिखेगी नहीं भाई, दिखेगी नहीं, हमारी आंखें बड़ी कमजोर है, दिखेगी नहीं, वो कर रही है। मैं कह रहा हूं ना कर रही है, कर रही है। अच्छा सर यहां हवा कंपन करेगी, फिर यहां वाली हवा को कंपन कराएगी, यहां वाली हवा यहां वाली को कंपन कराएगी, फिर यहां कंपन होगा यहां। अच्छा सर ये कंपन आगे बढ़ रहा है क्या? आगे बढ़ रहा है। सर ये आगे बढ़ के कहां तक जाएगा? यहां एक आदमी खड़ा है, उसके कानों तक जाएगा। सर उसके कानों में जाके क्या होगा? वो ध्वनि सुनाई देगी। अच्छा सर तो ध्वनि ऐसे आगे बढ़ती है कंपन करते हुए? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया कि ध्वनि होती क्या है, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि साउंड क्या है। साउंड एक ऊर्जा का रूप है। सर इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पूछा जाएगा साउंड इज डैश, ध्वनि है, तो आपको लिख देना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का रूप है। आपसे पूछा जाएगा साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ डैश, तो वाइब्रेशन। हिंदी में पूछेंगे कि ध्वनि है तो एक ऊर्जा, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम गति करती है, रूप में किस रूप में? कंपन के रूप में। समझ में आ गया? इस पेज से 2 ही क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, चलिए कंपन के रूप में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? बिना वाइब्रेशन के, बिना कंपन के आप ध्वनि बना ही नहीं सकते। सर मुझे चैलेंज मत करो, मैं बना दूंगा, चल बना के बता। कंपन नहीं होनी चाहिए, तेरे को ध्वनि उत्पन्न करनी है, मुझे कुछ सुनाई देना चाहिए। बच्चा ऐसे करने लग गया, ऐसे करने लग गया कि देखो सर आवाज आ रही है ना सू करते हुए, लेकिन देखो गला वाइब्रेट नहीं कर रहा। अरे भाई जरूरी नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए गला ही वाइब्रेट करना पड़े। तो सर साउंड देख, तेरे यहां पे एयर वाइब्रेट कर रही है। क्या वाइब्रेट कर रही है? एयर। हाथ रखिएगा ना तो बहुत सारी हवा ऐसे यहां पे वाइब्रेशन करती हुई टकरा के जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है भाई। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट द पार्टिकल ऑफ मीडियम लाइक एयर इन मोशन क्रिएटिंग साउंड वेव्स। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह माध्यम के कणों की गति को गति में लाकर ध्वनि तरंगों में बनती है। यहां बच्चों का दिमाग हो जाता है खराब। बहुत सारे कोचिंग वाले ये पढ़ा रहे हैं कि भाई ध्वनि कंपन करेगी, कंपन से वाइब्रेशन बनेगी, वाइब्रेशन से साउंड बनेगी, साउंड वेव्स बनेगी, साउंड तरंगे बनेगी। बच्चों का दिमाग यहां पे खराब हो जाता है कि अरे सर ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, कंपन और वेव का क्या लेना देना है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, वापस सुनो बच्चों, कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करेगा ना तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। सर ये पता है, आगे बताओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो जो माध्यम है, हवा, पानी, ठोस, माध्यम में उपस्थित जो कण हैं उन कणों को भी वाइब्रेशन में ले आएगा, गति में ले आएगा। हां सर समझ गए, ये भी समझ गए। क्रिएटिंग साउंड वेव। ये बताओ कि साउंड वेव कैसे क्रिएट होती है। देखो बच्चों, जैसे ही मैं बोल रहा हूं ना, ये कण गति कर रहे हैं। कण क्या कर रहे हैं? गति, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसी गति के कारण हमारी साउंड आगे बढ़ पा रही है। यही गति आगे जाके किस में बदल रही है? वेव में बदल रही है। किस में बदल रही है? वेव में। वेव में क्यों बदल रही है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह माध्यम के कणों को गति में लाकर ध्वनि तरंगे बनाती है। तरंगे कैसे बनाती है मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके क्वेश्चन देख लो क्या क्या बनने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जब ध्वनि साउंड ए से बी जाती है
तो कण क्या करते हैं, कणों के साथ क्या होता है, तो कण कंपन करते हैं, गति करते हैं। माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम क्या होता है, माध्यम किसे कहते हैं, वो जगह जहां से कोई साउंड जा सके, ट्रेवल कर सके, वो माध्यम है। अलग अलग वस्तु जैसे हवा एक माध्यम है, एयर एक माध्यम है ना, जिसके द्वारा साउंड ट्रेवल कर सके वो माध्यम है। ये ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब मैं आपको वेव के बारे में बताऊंगा। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ये मेरा गला है बच्चों, ये मेरा गला है, मेरा गला कंपन कर रहा है, कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है। ठीक है सर, ये आपका गला है, ये कंपन कर रहा है। और बताओ आगे, ये हवा है, ये सारी की सारी हवा है, ये पूरी हवा है, बट मैंने इतनी इतनी ली है, ये एयर है। ठीक है सर, ये एयर है, एयर के अंदर छोटे छोटे कण हैं। सर कहां है, मैंने कहा ना नहीं दिखेंगे तेरे को, है, मैंने कहा ना है तो है, एयर है, कण है। ठीक है सर, ये आपका गला है और ये आगे वाले कण है। अब बताओ क्या हुआ, क्या हो रहा है। देख भाई ये वीडियो, जैसे ही मेरा गला वाइब्रेट करेगा वैसे वो हवा के कणों को भी वाइब्रेट कराएगा। ये आगे, ये आगे, ये आगे और ये और आगे वाइब्रेट कराएगा। यहां से वाइब्रेशन आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वाइब्रेशन आगे बढ़ रही है कुछ पैटर्न बन रहे हैं, नोटिस करो, कुछ पैटर्न बन रहे हैं, नोटिस करो। हां सर, दिख तो रहे हैं, कुछ पैटर्न बन रहे हैं। सर ये पैटर्न कैसे है, मैं बताऊं कि एक बार कहीं कहीं पे तो पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं और कहीं कहीं पे पार्टिकल दूर चले जाते हैं। सर दूर, नजदीक, फिर से दूर, फिर नजदीक, फिर से दूर, फिर नजदीक, ये दूर, ये नजदीक, ये दूर, ये नजदीक, ये दूर, ये नजदीक, ऐसे हो रहा है सर। देखो इसी को वेव कहते हैं बच्चों, इसी को तरंग कहते हैं बच्चों। जो एक तरंग आगे बढ़ रही है ऐसे। वेव क्या होती है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही दूर फिर नजदीक, दूर फिर नजदीक, दूर फिर नजदीक। ये इस प्रकार के पैटर्न बनते हैं जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, दूर वाली, जब कण दूर होते हैं तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं ग्राफ के ऊपर नीचे की तरफ। जब कण पास होते हैं तब हम उसको ऊपर की तरफ दर्शाते हैं। फिर से दूर को नीचे की तरफ, फिर से पास को ऊपर की तरफ, फिर से दूर को नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। इसको वेव कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं। और ये ध्वनि की तरंग है, ध्वनि की तरंग है। वापस से देखो बच्चों, वापस से देखो, 10 सेकंड दे रहा हूं। यहां होता है भाई, यहां होता है, देखो ये कंपन से कण कंपन करते करते यहां मेरा कान है। हाँ अच्छा, ये कह रहा है, ठीक है सुन लिया मैंने। वहां वो बोल रहा है कि और सर क्या हाल है, मेरे को यहां सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक हाल है भाई, तू सुना। ठीक है, यहां मेरे को सारी की सारी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं क्योंकि ये कंपन मेरी कानों में जा रहा है, ये कंपन करती हुई हवा मेरी कानों में जा रही है। ठीक है, और इसको एक वेव माना जाता है। पास आए हुए को ऊपर वाली वेव और दूर गए हुए को नीचे वाली वेव के रूप में दर्शाया जाता है, शो किया जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, ऐसे होता है। और यहां में आपको एक और चीज समझ आ रही होगी कि ये वेव किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है। सर ये तो इस दिशा में जा रही है। और बताओ ये कण किस दिशा में कंपन कर रहे हैं, सर ये भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं सर, ये भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो बताओ ये दोनों समांतर नहीं है क्या, समांतर है सर। ये दोनों समांतर नहीं है क्या, हां सर। कंपन, कणों के कंपन की दिशा और वेव की ऊर्जा के गमन की दिशा दोनों समान है सर, समांतर है, उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड कैसी तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल तरंग है। साउंड की, कणों की गति और ऊर्जा की गति की दिशा क्या कैसे होती है, तो समांतर होती है, समान होती है, एक ही दिशा में होती है। ये सारे सवाल आते हैं, आइए अपन ये भी पढ़ेंगे। तो ऊर्जा हो गई, वाइब्रेटिंग हो गया। अब ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। जो सुनने में अच्छी लगे वो प्लीजेंट है, जो सुनने में अच्छी ना लगे वो शोर है, नॉइस है। समझ में आ गया। मुझे गाना सुनने को मिल रहा है अरिजीत सिंह का, तलविंदर का,
ठीक है, गाना सुनने मिल रहा है। तो गाना क्या है? प्लीजेंट है, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। ऐसे हो रहा है कि बस मैं ही राजा हूं यहाँ का, मैं फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, सब कर दूंगा। और मुझे टे टे पी पी बच्चों के रोने की आवाज ये सब आ रही, ये अनप्लीजेंट साउंड है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वैक्यूम की जरूरत होती नहीं है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सर ये मीडियम की जरूरत मतलब क्या है, समझा नहीं मैं। आइए बताता हूं, आइए। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये घर के सामने दुकान है, घर के सामने दुकान है, ठीक है। और हम दोनों के बीच में हवा है। मैं यहां से आवाज दूंगा, ए दुकान वाले इधर आ, डेयरी मिल्क लेके आ। तो ये दुकान वाला सुन लेगा और डेयरी मिल्क लेके आ जाएगा, यानी मेरी साउंड इस दुकान वाले को पहुंच गई, ठीक है। अब मैं बैठा हूं मून पे, कहां बैठा हूं? मून पे, मून पे बैठा हूं। ये मैं हूं और ये बच्चे हैं। मैं बच्चों को बोलूंगा, और बच्चों क्या हाल है? तो बच्चों को ऐसे सुनाई देगा, ऐसे ही सुनाई देगा। सर ये क्या, कुछ सुनाई नहीं दिया? अरे सुनाई देगा, देखो ना, मून पे बैठे हैं हम दोनों, मून पे बैठे हैं। मैं बोल रहा हूं, और बच्चों कैसे हो? आपको क्या सुनाई देगा? यानी आपको कोई आवाज आने वाली नहीं है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मून पर हवा नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, सॉलिड नहीं है, पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल नहीं है तो कंपन भी नहीं है, कंपन नहीं है तो ऊर्जा आगे जाएगी भी नहीं। वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम है। सर ये वैक्यूम क्या होता है? जहां ना हवा हो, ना पानी हो, ना ठोस हो, ना कण हो, कुछ भी ना हो, वो वैक्यूम होता है। अच्छा सर वहां वैक्यूम है? हाँ, वैक्यूम में ये ट्रेवल करती नहीं है बच्चों। आगे देखो, साउंड नीड ए मीडियम, यानी एयर, वाटर, सॉलिड टू ट्रेवल इन, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ये आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि साउंड, रेड ले लेते हैं, साउंड ट्रेवल या डू नॉट ट्रेवल इन, डू नॉट ट्रेवल इन, कि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती एयर में, हवा में, पानी में, या ठोस में, या वैक्यूम में। तो वैक्यूम में। एक और क्वेश्चन आएगा कि साउंड सबसे तेज किस में ट्रेवल करती है? सबसे तेज ट्रेवल करती है बच्चों ठोस में, सॉलिड में। उससे धीरे ट्रेवल करेगी लिक्विड में, और सबसे धीरे ट्रेवल करेगी गैस में। सर ऐसा क्यों होता है? सबसे तेज सॉलिड में करती है। हाँ सर कैसे, बताओ। आप है ना, एक पाइप के ऊपर ऐसे कान लगा दो, ठीक है, और दूसरे पाइप को ऐसे बजाओ, टन 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 आवाज आती है। आप स्कूल में बैठे रहो और टेबल पे सिर रखो और धम धमाधम बजाओ, कितनी मस्त आवाज आएगी आपको। क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं ना, वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, जिससे ये कंपन करता है तो ये हाथों हाथ हाथों हाथ हाथों हाथ कंपन करने लग जाते हैं आगे वाले कण। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, तो ये कंपन करता है ना, तो इसको कंपन, इसको कराने में टाइम लगता है, इसको इसमें कंपन कराने में टाइम लगता है, हाथों हाथ काम नहीं होता। गैस में और दूर होते हैं, और दूर होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है कंपन को आगे पहुंचाने में, ठीक है। तो सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखो, ये देखो, कहीं पास आ रहे हैं, वहां पे डार्क लाइंस बन रही है, ये वेव्स है, ये वेव्स है, ये वेव्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर ये अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, बाद में बताएंगे। सर आपने कहा था ठोस में सबसे तेज चलती है, कितनी तेज चलती है? इधर आ जाओ, 5000 मीटर प्रति सेकंड। स्टील ठोस है, स्टील एक धातु ठोस है। 5000 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर चली जाती है। एक सेकंड में 5 किलोमीटर सट साउंड एक सेकंड के अंदर। वाटर के अंदर 1500 यानी 1.5 किलोमीटर, और एयर में खाली 343 मीटर प्रति सेकंड। एयर में सबसे कम, सबसे पहले ठोस में कितनी? 5000 मीटर प्रति सेकंड,
उससे कम। लिक्विड में कितनी 1500 मीटर प्रति सेकंड, और गैस में कितनी खाली 343 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड। समझे? तो ये गति होती है साउंड की अलग अलग माध्यम में। तो आपको यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा सुनो। यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि एक बच्चा है ए, उसने आवाज लगाई और आवाज लगाने पर उसको वापस अपनी आवाज आई 2 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में उसको अपनी आवाज वापस सुनाई दे गई। तो बताओ साउंड कितनी दूर जाके टकरा के वापस आई? तो अपन को पता है कि बच्चा एयर में बोल रहा है, 2 सेकंड में वापस आई है, यानी 1 सेकंड जाने में लगा है और 1 सेकंड आने में। और साउंड 1 सेकंड में कितना जाती है एयर में? 343 मीटर जाती है। तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 343 मीटर। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके अभी मैं क्वेश्चन आपको हो सकता है करवाऊं। ठीक है सर, पानी में भी आवाज ज्यादा ट्रेवल करती है? यस, वेल्स होती है ना, वेल्स, वो दूर दूर तक अपने सिग्नल भेजती है, किलोमीटर दूर दूर तक। इसमें पानी के अंदर ज्यादा ट्रेवल करती है साउंड। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो साउंड है ना, ध्वनि है, ये जो साउंड है, ये एक प्रकार की तरंग है। ये क्या है? एक प्रकार की तरंग है, वेव है ना। ये वेव ज्यादा भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, लंबी भी हो सकती है, चौड़ी भी, पतली भी हो सकती है, मोटी भी। अलग अलग प्रकार की वेव होती है अलग अलग साउंड्स की। आइए इन वेव के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। मैं नोट्स खोल लेता हूं और इसके अंदर आपको एक वेव के बारे में डिटेल टॉपिक बताता हूं, साउंड वेव। चलिए, साउंड वेव के बारे में आप सीखेंगे, ध्वनि तरंग के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मैं ना आपको तरंग बना के बताता हूं, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हेलो बच्चों, तो ऐसी तरंग बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी। अगर मैं बोलूंगा हेलो बच्चों, तो कुछ ऐसी तरंग बनेगी। अगर मैं बोलूंगा हेलो बच्चों, तो कुछ ऐसी तरंग बनेगी बच्चों। सर इसका मतलब अलग अलग ध्वनि की, अलग अलग आवाज की अलग अलग तरंग बनती है। यस, अलग अलग आवाज की अलग अलग तरंग बनती है। तो सर तरंग जो है उसमें हम कैसे परिभाषित करें कि ये तेज आवाज की तरंग है, ये धीरे आवाज की तरंग है, ये पतली आवाज की तरंग है। तो तरंग को परिभाषित करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि आयाम, जैसे कि तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, जैसे कि आवर्ती फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि समय अवधि टाइम पीरियड। ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस है जो हमें ये बताती है कि ये वेव किस प्रकार के ध्वनि की है। आइए मैं वन बाय वन आपको पढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आयाम की, एम्पलीट्यूड की। हिंदी में पढ़ेंगे। आयाम वह होता है जो किसी कण की औसत स्थिति से अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। यह ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस को निर्धारित करता है। जितना अधिक आयाम ध्वनि उतनी ही तेज तरंग की ऊंचाई आयाम को दर्शाती है। उदाहरण, तेज संगीत का आयाम लोरी जैसी धीमी ध्वनि से अधिक होता है। ये जो भी लिखा हुआ है ये मैं अपने सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। आ जाइए, देखो बच्चों, आयाम के ऊपर बात करते हैं, आयाम के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड कहते किसको हैं वो सुन लो। ये ध्वनि की तरंग है, ठीक है, ये एक और ध्वनि की तरंग है, दो ध्वनि की तरंगे हैं। ये है इनकी मीन पोजीशन, शून्य पोजीशन। यहां से ये मैक्सिमम कितनी ऊपर तक गई है वो होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। या मैक्सिमम कितना दूरी नीचे तक गई है वो होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। इसका ये आयाम है इतना, इसका ये आयाम है इतना। किसका आयाम ज्यादा है? सर इसका आयाम ज्यादा है। जिसका आयाम ज्यादा होता है उसकी तीव्रता या उसकी लाउडनेस, उसकी ध्वनि की मात्रा ज्यादा होती है, वो ध्वनि लाउड होती है, ठीक है, तेज होती है। वो ध्वनि क्या होती है? तेज।
है ना। आयाम ज्यादा, आयाम मैक्सिमम तो ध्वनि लाउड, आयाम मिनिमम तो ध्वनि स्लो, धीरे, है ना, धीमी आवाज होती है, ये आयाम होता है। सर ये आयाम निकलता कैसे है? देखो बच्चों, ये एक कण यहां पे था, ठीक है, मैं इसके पास में जाके बोला ओए, तो इसने इतनी दूर जाके ये वापस आया, और ये वही कण था, मैंने बोला ओए, तो ये सिर्फ इतनी दूर जाके वापस आया। तो जब मैंने तेज बोला तब ये ज्यादा दूरी पे गया, तो इसका आयाम ज्यादा हो गया। जब मैं धीरे बोला तो ये कम दूरी पर ही गया, तो इसका आयाम कम हो गया। जितना कण मैक्सिमम कंपन करता है उसी से आयाम निर्धारित होता है। अगर मैं तेज बोलूंगा तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, यहां कंपन ज्यादा होगा हो। अगर मैं जोर से बोलूंगा कंपन ज्यादा होगा, धीरे बोलूंगा कंपन कम होगा। समझे बच्चों? तो आयाम कंपन पे निर्भर करता है। ध्वनि अगर तेज होगी कंपन ज्यादा होगा, आयाम ज्यादा होगा, ध्वनि धीरे होगी कंपन कम होगा। आपको सवाल में पूछा जाएगा कि किसकी आवाज लाउड होती है, एक औरत की या एक आदमी की? क्योंकि आदमी की आवाज लाउड होती है बच्चों, आदमी की आवाज तेज होती है औरत से। सर औरत की दूर तक सुनाई देती है, उसकी तेज होती है? नहीं, आयाम हमारा ज्यादा होता है, हमारा आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। औरत की आवाज तीखी होती है, पिच ज्यादा होती है उसमें। सर ये अब पिच क्या है? अभी बताएंगे, आगे सब बताएंगे। तो एक बार वापस रीड कर लीजिए। आयाम यानी एम्पलीट्यूड वह होता है जो किसी कण पार्टिकल की औसत स्थिति से, यह औसत स्थिति है मीन पोजीशन से, अधिकतम विस्थापन, वो मैक्सिमम कितना दूर तक गया है, अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। यह ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। जितना अधिक आयाम ध्वनि उतनी ही तेज। तरंग की ऊंचाई आयाम को दर्शाती है। तेज संगीत का आयाम लोरी जैसी धीमी ध्वनि से अधिक होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आवर्ती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखो, आवर्ती वह होती है जब कोई कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है। देखो बच्चों, आवर्ती के बारे में सिखाते हैं, आ जाइए। आवर्ती, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको सिखाता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, ध्यान से सुनिए। एक सेकंड में कितनी तरंग बन रही है वो होती है उसी की आवर्ती। एक सेकंड में जितनी तरंग बनती है वो आवर्ती होती है। सर तरंग बनती है मतलब तरंग की भी गिनती होती है? यस। सर बताइए कैसे? मैंने बनाई ये, ठीक है, इसमें कितनी तरंगे हैं? एक, ठीक है, फिर ये दो, ठीक है, फिर ये तीन, तीन तरंगे हैं इसके अंदर। और अगर यही तीन तरंगे एक सेकंड में बन जाए तो इस ध्वनि की जो आवर्ती होगी वो होगी 3 हर्ट्ज। क्या होगी सर? हर्ट्ज। क्या होगी? हर्ट्ज। सर ये हर्ट्ज क्या होती है? हर्ट्ज क्या होती है? हर्ट्ज होती है आवर्ती को नापने की विमा, यूनिट। हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। आवर्ती को किस में नापते हैं बच्चों? हर्ट्ज में नापते हैं। एक सेकंड में ऐसे कितनी तरंगे बन रही है वो आवर्ती होती है। हमेशा याद रखना कि अगर कोई ध्वनि लाउड है ना, लाउड है, तेज है, तो उसकी जो आवर्ती होगी वो कम होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर तरंग ऊपर तक जाएगी तो उसको समय लगेगा, उसको वापस समय लगेगा एक पूरा चक्र करने में। लेकिन अगर तरंग छोटी होगी तो वो कम समय में ज्यादा बन जाएगी, है ना। वापस सुनिए वापस सुनिए क्या बोलना चाहता हूं मैं एक सेकंड तक बोलूंगा और उससे तरंग बनाऊंगा, ठीक है। 1 2। हेलो बच्चों कैसे हो? ये मैं एक सेकंड तक बोला और ये मेरी तरंग बनी। हेलो बच्चों क्या हाल है आपकी? मैंने ऐसा बोला और ये अपनी तरंग बनी। जब मैंने जोर से बोला, तेज बोला, तो आयाम तो ज्यादा था लेकिन तरंग जो बन पाई वो सिर्फ एक सेकंड में कितनी बनी? 2 तरंगे बनी। तो यहां इसकी आवर्ती हो गई 2 हर्ट्ज। लेकिन जब मैंने तीखा बोला, एक औरत की आवाज में बोला, तो एक सेकंड में देखो 1 2 3 4 और 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई। एक औरत के आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एक आदमी की आवाज से। ठीक है बच्चों, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आवर्ती किसकी अधिक होगी? आवर्ती किसकी अधिक होगी? एक आदमी की,
या आवर्ती किसकी कम होगी, यह पूछा जाएगा। आवर्ती किसकी कम होगी? एक आदमी की, एक बच्चे की, मेल बच्चे की, एक फीमेल बच्चे की, या चौथे नंबर पे एक फीमेल की। किसकी आवर्ती सबसे कम होगी? देखो फीमेल की सबसे ज्यादा होती है, फीमेल बच्चे की भी ज्यादा होगी, और मेल बच्चा भी फीमेल बच्चे जैसा ही बोलता है, उए, वो बच्ची जैसा ही करता है। आदमी की आवर्ती सबसे कम होती है क्योंकि वो लाउड बोलता है। ठीक है, तो आवर्ती सुन लीजिए। आवर्ती वह होती है जब कोई कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है। ठीक है, अब उसने कंपन किया 1 2 3 4 5 बार, तो ये 5 हर्ट्ज इसकी आवर्ती होगी। इकाई हर्ट्ज है, यह ध्वनि की तीव्रता पिच को निर्धारित करती है। अधिक आवर्ती यानी तीव्र कर्कश ध्वनि, कम आवर्ती यानी गूंजदार गंभीर ध्वनि। अगर आवर्ती कम है तो ध्वनि गूंजेगी हेलो ऐसे, और अगर आवर्ती ज्यादा है तो हेलो कैसे हो आप, ऐसे इस प्रकार की आवाज आती है। ठीक है, जब आवर्ती ज्यादा होती है तो। सीटी की आवाज आवर्ती ड्रम से अधिक होती है। ड्रम बजता है धम 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 धम, उसका आयाम ज्यादा होता है। ऐसे धम 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 आयाम ज्यादा होता है। लेकिन सीटी की आवाज कैसे आती है? शी, ऐसे इस प्रकार की आवाज आती है तो उसका आयाम कम होता है, वो दूर तक जाती है। जितनी आवाज तीखी होती है ना, दूर तक जाती है। सीटी की आवाज दूर तक जाती है, इसीलिए सीटी यूज करते हैं। देखो अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं, समय अवधि किसे कहते हैं? टाइम पीरियड सुनना। एक वेव बनने में, एक तरंग बनने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है बच्चों? टाइम पीरियड कहलाता है। हिंदी में सुनो, समय अवधि वह समय है जो एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगता है। यह आवर्ती का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो टाइम पीरियड के बट्टे में होती है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बट्टे टाइम पीरियड, ये सूत्र होता है। अगर किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। अगर किसी भी तरंग का टाइम पीरियड है, अगर किसी भी तरंग का टाइम पीरियड जो है, समय अवधि जो है वो है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/5 सेकेंड, 1/5, ये 5 हर्ट्ज, ये उसकी आवर्ती होगी। तो ये सूत्र होता है भाई फ्रीक्वेंसी, आवर्ती और समय अवधि का। यदि आवर्ती 100 हर्ट्ज है तो समय अवधि 0.01 सेकंड होगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला आता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ, आइए वेवलेंथ सिखाता हूं आपको। वेवलेंथ किसे कहते हैं? चलिए, मैंने एक वेव बनाई, और जेएनवी वॉरियर्स कैसे हो, और मैंने एक वेवलेंथ बनाई वापस, और जेएनवी ज्यादा बन गई है, हेलो बच्चों, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इस वेव को पूरा, एक कंपन, एक वेव, एक तरंग को पूरा होने में इतनी दूरी लगी, इतनी लेंथ लगी, एक वेव को कंप्लीट होने में इतनी लेंथ लगी। तो ये क्या है? वेव लेंथ। इसको लैम्बडा से लिखते हैं, लैम्बडा, वारे वाह लैम्बडा, लैम्बडा से लिखते हैं। मीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, जैसे दूरी है ना, ये एक प्रकार की दूरी है। यहां पर वेव की लंबाई क्या है? थोड़ी वेवलेंथ कम है, ये लैम्बडा इसका क्या है? कम है। ठीक है, ये लैम्बडा इसका कम है। आ जाइए, तो क्या कहता है? समय अवधि नीचे है भाई। तरंग दैर्ध्य वह दूरी है जो दो संपीड़न या दो विरलन के बीच होती है। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन है, इसमें क्या परिवर्तन है? परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा इसको इस प्रकार से समझा रही है, ये बना है संपीड़न से, विरलन से, विरलन, सर विरलन यानी जब पार्टिकल दूर दूर थे ना, उसको विरलन कहते हैं। और ये बना है संपीड़न से, जब पार्टिकल पास पास थे, यानी है ना, मान लेते हैं। तो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, तो दो संपीड़न के बीच में जो दूरी है वो तरंग दैर्ध्य होती है। देखो अगर मैं यहां से इसको आधा आगे बढ़ा लूं और यहां से भी इसको आधा आगे बढ़ा लूं तो दूरी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों की दोनों बराबर है। देखो बच्चों, बराबर है। तो वेवलेंथ इसको भी कहते हैं दो संपीड़न के बीच की दूरी या दो विरलन के बीच की दूरी, ये भी वेवलेंथ ही होती है और इनका मान लगभग
समान होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिए एक बार। तरंग दैर्ध्य वह दूरी है जो संपीड़न या दो विरलन के बीच होती है। इसे लैम्बडा से दर्शाया जाता है, इकाई मीटर। उदाहरण, वायु में चलने वाली ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य लगभग 1 मीटर हो सकती है। ठीक है, 1 मीटर तक तरंग दैर्ध्य हो सकती है, ये वायु में चलने वाली तरंग दैर्ध्य की। बच्चों, वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक ठोको। मेहनत से आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, सुबह पढ़ा रहे हैं, है ना, तो फटाफट लाइक ठोको, जल्दी जल्दी ठोको, लाइक पहुंचाओ। जितने व्यूअर्स है उतने लाइक्स होने चाहिए। इस वीडियो को कंप्लीट होते ही कमेंट ठोकना है अगर ये वीडियो आपके बहुत काम आ रहा है। एक ही दिन में सारा कंसेप्ट बता रहा हूं, सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी के अंदर। देखो अभी लास्ट में PYQs कराऊंगा। अब आती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गति। अब गति कितनी है देखो, गति किसे कहते हैं? गति वह है जिसमें ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है। गणितीय सूत्र क्या है गति का? गति बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। यहां हमारे दूरी होती है वेवलेंथ लैम्बडा, समय होती है समय t। 1 सेकेंड बच्चों, क्या होती है? समय बराबर 1/t। लैम्बडा इंटू 1/t मैं इसको लिख सकता हूं, और 1/t को आवर्ती भी कहते हैं। तो जो गति का जो सूत्र आता है वो लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी भी आता है, आवर्ती भी आता है। मैं इसको नोट्स में आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं कि गति का सूत्र ध्वनि के लिए क्या होगा। गति बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और दूरी बट्टा समय, दूरी को कौन परिभाषित कर रहा है? ध्वनि की तरंग के लिए दूरी को वेवलेंथ परिभाषित कर रहा है, जो कि मीटर में होता है, लैम्बडा। और समय को कौन कर रहा है? टाइम पीरियड, समय अवधि को टाइम पीरियड कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेवलेंथ गुणा 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड हमारे आवर्त फ्रीक्वेंसी के आवर्ती के बराबर होता है। तो ये आ गया लैम्बडा इंटू आवर्ती। ये हमारे गति का सूत्र होता है। किसी भी ध्वनि की अगर वेवलेंथ दी जाए और आवर्ती दी जाए तो हम आराम से उसकी गति निकाल सकते हैं। ठीक है, वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। एक चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि आवर्ती कितनी हमें सुनाई दे सकती है, ऑडिबल रेंज कितनी है, श्रव्य सीमा हमारे कानों की कितनी है। हमें मिनिमम टू मिनिमम 20 हर्ट्ज सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि जिसकी आवर्ती 20 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में 20 बार कंपन किया है वेव ने, वो हमें मिनिमम सुनाई देगी। और मैक्सिमम 20,000 सुनाई देगी, 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमें सुनाई देती है। जो हमें सुनाई नहीं देती वो है 20,000 से बिलो, जिसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, और 20,000 से अबो, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। आपको पूछा जाएगा इंफ्रासोनिक वेव होती है 20,000 से बिलो, अल्ट्रासोनिक वेव होती है 20,000 से अबो, श्रव्य ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे एक डायग्राम में सब कुछ समझाया गया है। ये डायग्राम ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो ऊपर दूरी है ये आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, ये दो सेम समान संपीड़न के बीच की जो दूरी है ये लंबाई कहलाती, ये वेवलेंथ कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक वेव को पूर्ण होने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, समय अवधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक तरंग दैर्ध्य पूर्ण होने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। अब आप ये वीडियो देखिए, यहां पर आपको ऊपर दो वेव्स नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो धमाधम धमाधम वेव्स बन रही है ना, यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स बन रही है। तो ये आवर्ती ज्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी, और इसका जो वेवलेंथ है वो छोटा है। मैं इसको रोकता हूं, ये देखो, अगर मैं यहां से लाइन खींचूं ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक ये इतनी वेवलेंथ है इसकी। लेकिन अगर मैं यहां से लाइन खींचूं तो
यहां से लेके यहां तक इतनी वेवलेंथ है। तो नीचे वाली वेवलेंथ की वेव की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, ऊपर की वेवलेंथ क्या है, कम। एक चक्कर कम दूरी में हो रहा है, यहां एक चक्कर ज्यादा दूरी में हो रहा है। अब ये देखो, ये तेज चल रही है, ये तेज चल रही है, धम धम धम, इसको धीरे धीरे समय लग रहा है। तो आपको सामने दो वेव्स बना रखी है, ऊपर वाली हाई फ्रीक्वेंसी की है, नीचे वाली लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की है, ऊपर वाली स्मॉल वेवलेंथ की है, नीचे वाली बिग वेवलेंथ की है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो आवर्ती कम होगी, आवर्ती ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, किस में नापी जाती है, वो बता देता हूं। तीव्रता, लाउडनेस क्या है, यह बताती है कि ध्वनि कितना तेज है। मैं अभी लाउड बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, फुल तेज बोल रहा हूं, यह ध्वनि तरंग की आयाम, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम उतनी ही अधिक तीव्रता है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। यह क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में, डीबी में मापी जाती है। सामान्य बातचीत करते हैं तो कितना डेसिबल होता है, 60। एक जेट इंजन चलता है तो वो कितनी तेज आवाज होती है, 140। फुसफुसाहट करते हैं ना, ए तूने सुना, ए तूने ये सुना, लड़कियां करती है ना, वो होती है 30 डेसिबल की साउंड। और फुसफुसाहट से भी धीरे 20 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, उससे धीरे हम सुन नहीं सकते। फुसफुसाहट बहुत धीरे होता है। ठीक है, फुसफुसाहट कितने डेसिबल होती है, 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल और जेट इंजन 140 डेसिबल। एक दिन में चैप्टर करवा रहा हूं आपको, एक दिन में। फैक्टर अफेक्टिंग लाउडनेस, और इस लाउडनेस को कौन कौन चेंज कर सकता है, एक तो आयाम, अगर आयाम बदल गया तो ध्वनि की तीव्रता बदल जाएगी। एक है स्रोत से दूरी, मैं बोल यहां रहा हूं, आप बैठे हो 1 किलोमीटर दूर, तो आपको धीरे सुनाई देगा, क्योंकि तरंग जो है वो धीरे धीरे धीमी पड़ जाएगी। तो दूरी पे निर्भर करता है। और माध्यम पे, ठोस में ढन ढम ढम जोर से आवाज आएगी, लिक्विड में थोड़ी कम और गैस में पूरी ही कम आवाज आती है। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको मैं एक वीडियो शो करना चाहता हूं, ये देखो, ये तेज ध्वनि है और ये धीरे ध्वनि है। धीरे ध्वनि की इस प्रकार से वेवलेंथ बन रही है और तेज की इस प्रकार से ये वेव्स बन रही है भाई, पार्टिकल्स के बीच में। मैंने सब आपको दिखा दिखा के पढ़ाया है बच्चों, बेस्ट एक्सप्लेनेशन से। इसी से आप पूरी तरीके से सीख पाओगे इसको, है ना, सीख पाओगे। फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ठोक दो, फटाफट फटाफट लाइक ठोक दो। अभी तक तो थ्योरी हुई है, पीवाईक्यू कराऊंगा, नोट्स दूंगा, नोट्स दूंगा। वीडियो को फॉलो करो, वीडियो को पहुंचाओ आगे, आगे पहुंचाओ। अगर इस वीडियो पे धमाधम जोरदार लाइक्स आए, जोरदार कमेंट्स आए, मेरा अगला वीडियो नोट्स के ऊपर होगा, 1 शॉट 1 पेपर नोट्स के ऊपर होगा, 1 पेज नोट्स के ऊपर होगा अगला वीडियो। मैं कमेंट पढ़ता हूं भाई, मैं कमेंट पढ़ता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर वास्तव में तेरे लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, अगर वास्तव में तेरे लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हल्का ना लेते हुए अभी के अभी जा और इस वीडियो में कमेंट करना। अभी के अभी जाएगा तो वो कमेंट लाइव सेक्शन में ही रह जाएगा, वीडियो खत्म होने के बाद जाना और कमेंट कर देना। भूलना मत मेरी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीज। अब पिच किस पे निर्भर करती है भाई, लाउडनेस तो बता दी मैंने, पिच, पिच किस पे निर्भर करती है, स्वर या पिच, यह ध्वनि तरंग की आवर्ती पर निर्भर करती है। अधिक आवर्ती उच्च पिच, कम आवर्ती निम्न पिच। स्त्री की आवाज की पिच पुरुषों की आवाज से अधिक होती है। ये तो मैं सब पढ़ा चुका हूं, सब बता दिया मैंने फटाफट। ठीक है, अब आता है आगे मानव कान। उससे पहले कि हम थोड़े से पीवाईक्यू करेंगे, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, बने रहो इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, आ रहा हूं। तो बच्चों वापस आ गया हूं मैं। शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है ना, लाइव पर सभी को बने रहना है और कमेंट करते रहना है। सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है और बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। यहां सुबह पढ़े हुआ सब कुछ याद रहता है, बेस्ट कंटेंट मिल जाए, सारे क्वेश्चन मिल जाए, मॉर्निंग का टाइम हो, फ्रेश माइंड हो, अरे कौन बच्चा नहीं सीखेगा, धुरंधर बन के निकलोगे यहां से। आइए तो हम अब पीवाईक्यू शुरू करेंगे, जो हमारे यहां पे मैंने लगा रखे हैं। पीवाईक्यू शुरू करेंगे साउंड के।
ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी संख्या ये बहुत ज्यादा है। मैं फटाफट आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओ। इन्हीं पीवाईक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप बड़े बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जो ह्यूमन ईयर जो हमारा टॉपिक है, ह्यूमन ईयर को मैं एक बड़ा टॉपिक मानते हुए उसका एक अलग से वन शॉट लेकर आऊंगा। ह्यूमन ईयर के ऊपर अलग से वन शॉट लेकर आऊंगा, ठीक है, मानव कान के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टोटल हियरिंग इंपेयरमेंट? पूर्ण श्रवण दोष का प्राथमिक कारण क्या है? एजिंग, बुढ़ापा, इलनेस और इंजरी, बीमारी या चोट, यूजुअली प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, आमतौर पर जन्म से मौजूद, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, तेज शोर से संपर्क में आना। पूर्ण श्रवण दोष का प्राथमिक कारण क्या है? ज्यादातर पूरी तरीके से ना सुनाई देने का मेन कारण क्या है? आपको क्या लगता है बच्चों, कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो, ज्यादातर जो कारण है मैक्सिमम पुरुषों में, मैक्सिमम मनुष्यों में, फीमेल्स में जो ज्यादा पूरी तरीके से सुनना जो बंद हो जाता है वो एजिंग, बुढ़ापे की वजह से होता है। ठीक है, बुढ़ापे की वजह से होता है। ठीक है, अगर मेनली कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है तो वो बर्थ वाला जो केस है वो बहुत कम है, ज्यादातर है बुढ़ापे का। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ये अपने शुरू कर लेते हैं, खिलौना शुरू कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेएनवी 2025 से है। सुनिए, आइडेंटिफाई द मेजर्स यूज्ड टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। ए, मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न। ऑप्शन बी, प्लांटिंग ट्रीज along the road. C, installing silencing device in aircraft engine. D, cutting trees around the residential building. ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपायों की पहचान करें। कौन कौन से उपाय हैं जो यहां पे यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल हॉर्न का कम उपयोग, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, विमान के इंजनों में साइलेंसर डिवाइस लगाना, डी, आवासीय भवनों के पास पेड़ काटना। देखो भाई, पेड़ काटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ऐसा कभी क्वेश्चन में देंगे ही नहीं। ठीक है, और एयरक्राफ्ट डिवाइस में साइलेंसिंग लगाना ये एक मुश्किल सी बात होती है। तो मुझे क्या लग रहा है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? मेजर्स यूज टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन किससे कम हो जाएगा? नॉइज पॉल्यूशन ज्यादातर किससे कम हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी। सबसे पहले तो हमें हॉर्न को कम करना ही पड़ेगा, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो तो हटा ही दो। ठीक है, किसमें ए नहीं है? इसमें ए नहीं है, इसको तो हटा ही दिया। बी, सी और डी, इसमें भी ए नहीं है तो इसको भी हटा दिया। या तो होगा ए और सी, यानी मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न, प्लांटिंग ट्री अलोंग द रोड, या सी, इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइस इन एयरक्राफ्ट इंजन। या होगा ए और सी, या होगा ए, बी और सी। क्या मानते हो आप? मिनिमाइज द यूज ऑफ हॉर्न, प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी, इसका आंसर होगा बच्चों ए, बी और सी। ठीक है, ट्री प्लांट करने से वो साउंड को डायरेक्ट पहुंचने नहीं देता, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए नॉइज पॉल्यूशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, काटने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेएनवी 2025 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। मैंने बोला ही था कि साउंड किससे ट्रेवल नहीं कर सकती? वैक्यूम से वो ट्रेवल कर नहीं सकती है। ये जेएनवी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड प्रोड्यूस इन ए जल तरंग इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द। जल तरंग में उत्पन्न ध्वनि किसके कंपन के कारण होती है? जल तरंग, बताओ क्या मानते हो आप इसको? जल तरंग, द साउंड प्रोड्यूस्ड इन अ जल तरंग इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द। ऑप्शन ए, स्ट्राइकिंग स्टिक, ऑप्शन बी, बोल ऑफ और टम्बलर, ऑप्शन सी, वाटर इन द बोल और टम्बलर, ऑप्शन डी, एयर कॉलम अबो। ये जल्दी बताओ। जल तरंग क्या होते हैं? कि भाई छोटे छोटे कटोरे होते हैं, कटोरों में पानी भरा होता है और उनको मारा जाता है। कटोरों को टन 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 टन, अलग अलग पानी में अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, उसको जल तरंग कहते हैं। ये जेएनवी 2025 में पूछा गया है। तो यहां किस प्रकार से आवाज आती है भाई? किस प्रकार से आवाज आती है? कटोरों या ग्लास में पानी के ऊपर वायु स्तंभ, या फिर किससे? बताओ,
क्या ऑप्शन होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? कटोरे जो होते हैं उसमें पानी होता है, उसके ऊपर एयर कॉलम होते हैं ना, उसकी वजह से। तो एयर कॉलम इसका राइट आंसर होगा डी, एयर कॉलम अबोव वाटर इन दी बोल और टम्बलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑसिलेशन बॉडी इज मेकिंग 360 ऑसिलेशन इन 3 मिनट। 3 मिनट में 360 ऑसिलेशन की है ना, तो 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन किए होंगे? 360 बट्टे 3, 360 में 3 का भाग दिया तो 120 ऑसिलेशन 1 मिनट में किए। 60 सेकंड में यानी कि 120 ऑसिलेशन किए, यानी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन किए? 120 बट्टे 60, यानी 2 ऑसिलेशन किए 1 सेकंड में। ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विल बी 2 हर्ट्ज। कितनी होगी? 2 हर्ट्ज हमारी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आ गया? सैनिक स्कूल 2024 का सवाल है और बहुत आसानी से हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव कैसी है भाई? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि इनकी दिशा, ऊर्जा की दिशा और कणों की दिशा एक दिशा में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, आगे। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड देखो, अल्ट्रासाउंड किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं? 20 से कम होती है इंफ्रा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है अल्ट्रा। तो बताओ, लोअर देन 2 हर्ट्ज, 2 से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हायर देन 2 किलो हर्ट्ज, कोई लेना देना नहीं है। हायर देन लोअर देन 2 किलो हर्ट्ज या बिटवीन 2 हर्ट्ज एंड 2 किलो हर्ट्ज। जल्दी बताओ, यहां 2 सही नहीं लिखा हुआ है, जल्दी बताना। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी। मैंने इंफ्रा और अल्ट्रा के बारे में बता रखा है आपको। तो यहां पर आने वाला है अबो 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यहां पे नहीं है। हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, यहां 20 आना चाहिए था, बी इसका राइट ऑप्शन होता, 20 लिखा हुआ होता। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि की प्रबलता किस पे होती है? एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वेवलेंथ पे नहीं, स्पीड पे नहीं। नम्मा क्वेश्चन, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा एंड मंजीरा द वाइब्रेटिंग पार्ट्स आर रेस्पेक्टिवली। सारे के सारे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में पता कर लेना भाई। ठीक है, एक तारा और मंजीरा, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा एंड मंजीरा द वाइब्रेटिंग पार्ट्स आर रेस्पेक्टिवली। क्या होता है भाई? इंस्ट्रूमेंट और एयर कॉलम, यंत्र स्वयं और वायु स्तंभ, एयर कॉलम और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। हिंदी में पढ़ो और जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। फास्ट, क्या मानते हो इसका? बच्चों आपके लिए 30 सेकंड दिए मैंने। एक तारा और मंजीरा के बारे में चेक करके बताओ कि क्या, किस वजह से ये म्यूजिक बनाते हैं। एक तारा जो है या मंजीरा जो है वो किससे बना रहा है भाई? मंजीरा का जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है ना, वो होता है स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग किस किस में आ रहा है भाई? एयर कॉलम, स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। स्ट्रिंग इसी में आ रहा है, स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। तो सी इसका राइट आंसर होगा और कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। 8 नहीं, 9 नहीं, 10। टू चेंज अ फेबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी हैव टू इंक्रीज इट्स। एक कमजोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलने के लिए जेएनवी 2024 में पूछा गया है, इसका क्या बढ़ाना होगा? आयाम बढ़ाना होगा, तभी वो तेज साउंड हो जाएगी। द फैक्टर ऑन विच लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड रेस्पेक्टिवली डिपेंड्स आर। वे कारक जिन पर ध्वनि की प्रबलता और तारत्व क्रमशः निर्भर करते हैं। लाउडनेस करती है आयाम के ऊपर, मैंने निर्भरता बता रखी है। पिच करता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ना, बी इसका राइट जवाब होगा। 12वां सवाल करो आप सभी फटाफट, लाइक ठोकते रहो अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो। 12वां सवाल करेंगे सभी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन साउंड
व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस द साउंड प्रोड्यूस बिकम, जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, लो पिच्ड, मोर श्रिल, हाई पिच्ड, लाउडर। देखो व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड होगा लाउडर, फ्रीक्वेंसी होगी कम, यानी कि उसका पिच भी कम होगा, ठीक है, और लो श्रिल होगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम बेस्ट लग रहा है मुझे कि भाई अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडर आवाज करेगा। एग्जाम जेएनवी 2024 का ये सवाल है, द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी राइट आंसर है। सैनिक स्कूल 2023 का ये सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर ईयर टू इनर ईयर, ए ऑडिटरी नर्व, बी ईयर ड्रम, सी पिन्ना या डी ट्यूब और ई इनर ईयर। हमको एक करेक्ट सीक्वेंस में इसको जमाना है। सबसे होता है सबसे बाहर आउटर ईयर, ठीक है, जिसमें ईयर पिन्ना होता है और ईयर ये साउंड कैनाल होती है। तो भाई ईयर पिन्ना कौन सा है, पिन्ना ये रहा, तो सी सबसे आगे है। सी किस में आगे है भाई, एक इसी में आगे है। और क्या क्या है, ईयर ट्यूब, इनर ईयर, ए है ऑडिटरी नर्व, बी है ईयर ड्रम। तो सी जिसमें ये सी सबसे आगे होगा। फिर होगा डी, डी कौन है, ईयर ट्यूब, बिल्कुल सही है, ईयर ट्यूब है। फिर कौन है, बी, बी क्या है भाई, बी 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 ईयर ड्रम, बिल्कुल यहाँ पे ईयर ड्रम आ जाता है। फिर ये ऑसिकल आ जाते हैं, ठीक है, और ईयर ड्रम बी। ई क्या है, ई इनर ईयर, अब ये इनर ईयर आ गया, बिल्कुल सही। तो ए इसका राइट आंसर है, एक बार में हो गया। आरएमएस 2023 का सवाल है, ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना और कोई नहीं देगा आपको, और इतने सारे तो कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। मैंने पूरा पूरा खंगाल लिया यार, बच्चों को क्या नहीं मिल रहा है, बच्चों को यही नहीं मिल रहा है और यही मिलेगा, ऑलराउंडर बीएसएस पर ही मिलेगा। नॉइज पॉल्यूशन कॉजेस, 15वां सवाल, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या बनता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण स्लीप, नींद में कमी, बिल्कुल, उच्च रक्तचाप, बिल्कुल, चिंता, बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। आरएमएस 2023 का पूछा हुआ सवाल है, वापस आरएमएस 2023। इन सितार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सितार, सितार बड़ा सा होता है सितार, सितार में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, किससे होती है, अपने स्ट्रिंग से, तार से, ठीक है। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, पिच किससे डिटरमाइंड होती है भाई, पिच, पिच, पिच यानी तीखापन, तीखापन होती है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, हमने अभी पढ़ा है, ये पिच को डिफाइन करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, लाउडनेस किससे मेजर होती है, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। फुसफुसाहट 30 डेसिबल होती है, हमने अभी पढ़ा था, डेसिबल इसका लाउडनेस का ये माप होता है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स, आरएमएस 2022 में पूछा हुआ है, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इन अ वेवलेंथ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भाई वेव है, ये दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, लैम्बडा, या दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी भी लैम्बडा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। तो 1 वेवलेंथ होती है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, तो टू कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस यही होती है भाई, 1 वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लास 6 और 9 के हमारे बैचेज आ चुके हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जो 2027 में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है, ऑलराउंडर बीएसएस के बैच ले सकता है, बहुत सारे हमने सिलेक्शन दे दिए हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज, हा, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, आरएमएस 2022। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज, जल्दी बताओ, जल्दी, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 100 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, या मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सर ये सब सोनिक के बारे में तो बताया नहीं, सब सोनिक साउंड जो है उसको इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए तो लाया हूं कि यहां पे आपके टॉपिक क्लियर करूं, क्वेश्चन इसीलिए तो लेकर आया हूं कि कुछ टॉपिक में यहां क्लियर करूंगा। सब सोनिक को इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम होती है। 22 नंबर सवाल, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में एक पेंडुलम 40 कितनी बार, 20 बार, 4 सेकंड में एक पेंडुलम 20 बार ऑसिलेट किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 20/4, 5 बार। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, 5 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/5, यानी 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड सही होगा। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, अबाउट इट्स मीन पोजीशन विच प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड। देखो यहां है, ये टू एंड फ्रो मोशन है,
प्रोड्यूस साउंड करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? इसको वाइब्रेशन कहते हैं बच्चों। ये कंपन कहलाता है। ये क्या है सर? आपका हाथ वाइब्रेट कर रहा है, हाँ कंपन है, इसी को कंपन कहते हैं। ये है जेएनवी 2022 का सवाल, 23वां 24वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन? तो एम्पलीट्यूड पे कौन डिपेंड करता है भाई? लाउडनेस। ध्वनि की कौन सी विशेषता करती है लाउडनेस? एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा लाउडनेस घटेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, आयाम का वर्ग भी है भाई यहां पे। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। ये थोड़ा है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो लाउडनेस जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा नहीं, ए स्क्वायर के, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। 26वां, एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड 20,000 से हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं भाई, 20,000 से हायर। बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपगेट थ्रू। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगें किसमें संचारित हो सकती है? वैक्यूम में दोनों नहीं हो सकती, एयर में दोनों हो सकती है। ठीक है, बी एयर। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कुछ क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बार बार रिपीट। देख लो रिपीट कौन से हो रहे हैं, देख लो। आरएमएस 2020 का सवाल है। क्या इससे आप ये मान रहे हो कि पीछे वाले सवाल वापस आते हैं साउंड से? देखो वापस आ रहे हैं। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, पिच किस पे डिपेंड करती है भाई? आवृत्ति पे। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पे। आरएमएस 2020 से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। साउंड प्रोपगेट मैक्सिमम मींस, मैक्सिमम किस में प्रोपगेट करता है? सॉलिड में, ठोस में। सबसे तेज किस में करता है? ठोस में। ठीक है, अधिकतम किस में होता है? अधिकतम संचार होता है ठोस में, तेज करता है। साउंड वेव आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द जेनेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ वेव? इनमें से क्या तरंग की प्रॉपर्टी नहीं है? क्या तरंग की वेव की प्रॉपर्टी नहीं? आवृत्ति बिल्कुल है, तरंग दैर्ध्य बिल्कुल है, इंटेंसिटी तीव्रता बिल्कुल है, दूरी बिल्कुल नहीं है, दूरी बिल्कुल नहीं है। इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स टाइम पीरियड विल। अगर हम ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन बढ़ा दें तो टाइम पीरियड क्या होगा? जल्दी बताओ। यह है सैनिक स्कूल का क्वेश्चन। इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टाइम पीरियड विल बी, ऑप्शन ए इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी डिक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बढ़िया सवाल है, जल्दी। तो सबसे पहली बात, वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो ज्यादा वेव बनेगी, ज्यादा वेव के लिए कम समय में बनेगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो कम होगा ही होगा, लेकिन कैसे? डिक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समान रूप से घटेगा नहीं, व्युत्क्रमण रूप से घटेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के कंपन की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासाउंड के कंपन की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अबो। देखो बार बार ये सवाल आ रहा है, जेएनवी 2020 में आया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन चेंज करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज लोवेस्ट इन, लोवेस्ट किस में होती है? आरएमएस 2019 ने पूछा है, लोवेस्ट किस में होती है? गैस में। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड वी हैव टू, हमें साउंड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाउडनेस बढ़ाने के लिए आयाम बढ़ाना पड़ेगा, दूरी घटानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, माध्यम ठोस लेना पड़ेगा। ये तीन ही कारण होते हैं। तो डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी भी एक कारण है। ठीक है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं, डिक्रीज द एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड वाला एकदम सही है। लाउडनेस बढ़ाने के लिए एम्पलीट्यूड को बढ़ा दो भाई। ठीक है, एन ऑब्जर्वर हियर द थंडर 10 सेकेंड आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। एक ऑब्जर्वर था, जैसे ही लाइटनिंग आई उसके 10 सेकंड बाद साउंड आई। यहां पे मान लो लाइटनिंग चमकी, यहां से यहां तक साउंड आई 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द ऑब्जर्वर इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर प्रति सेकंड? जो साउंड है वो 330 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और 10 सेकंड लग गए, तो 330 इंटू 10 करो, कितने हो गए? 3300। 3300 मीटर साउंड ट्रेवल करके आई है। 38 नंबर क्वेश्चन, साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग
at an average rate of 500 vibration per second. What is the time period of vibration? देखो 500 वाइब्रेशन पर सेकंड है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी 1 अपॉन 500, यानी कि 0.002 सेकेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट डैश लॉन्ग, ये बढ़िया सवाल है भाई, आरएमएस 2018 में, वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट डैश लॉन्ग। वोकल कॉर्ड बढ़ते हैं ना, इसीलिए तो हमारी साउंड तेज होती है, हमारे वोकल कॉर्ड बड़े होते हैं, साउंड लार्ज आती है, तेज आती है ना, जैसे हम बड़े होते हैं ना साउंड तेज हो जाती है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितना होती है? मिलीमीटर्स में होता है, सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। मिलीमीटर कितने? 20 मिलीमीटर, 17 से 20 मिलीमीटर होते हैं, अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। 40-41वां क्वेश्चन, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज किसे कहेंगे? जब 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन होगा, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड कह दो या 60 वाइब्रेशन पर मिनट कह दो, एक ही बात है। द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन इज, ये अच्छा सवाल है। द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन इज 20 mm, 10 mm, 15 mm या 40 mm, क्या होगा भाई? बढ़िया सवाल है। तो वुमेन्स में भाई 15 mm होता है, छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा वोकल कॉर्ड छोटा होता है। ये जेएनवी 2018 में पूछा गया सवाल, वापस आ सकता है भाई। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किससे लाउडनेस डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से। ये भी अच्छा सवाल है। The loudness of sound is determined by its, option A amplitude of vibration, option B ratio of amplitude and frequency of vibration, option C frequency of vibration, option D product of amplitude and frequency of vibration। ध्वनि की प्रबलता इसके द्वारा निर्धारित की जाती, कंपन का आयाम, कंपन के आयाम और आवर्ती का अनुपात, कंपन की आवृत्ति, कंपन के आयाम और आवर्ती का गुणनफल। ये रिलेशन दे रहा है भाई, रिलेशन एक बार याद किया फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो साउंड का लाउडनेस सीधा किस पे होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सरलता से हमारा यही ऑप्शन होगा। इन द समर इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज देन इट्स टाइम पीरियड विल, गर्मियों में यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, लोलक की लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन में समय लगेगा, तो उसकी आवर्त काल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऑल ऑफ दीज? If the length of pendulum is increased, then its time period will. टाइम ज्यादा लगेगा ना भाई, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम पीरियड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल, यानी लेंथ के, ठीक है। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई बढ़ेगी तो ज्यादा लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, लंबा चक्कर काटना पड़ेगा तो ज्यादा समय लगेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील, ठोस में, जेएनवी 2014 का सवाल है। कहां से सवाल उठा के लाया हूं, देख लो, सोच लो आप। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है? आयरन में, लोहे में, ठोस में, जेएनवी 2010 का सवाल है। 41, 47। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, एयर में कितना है? 343, इसके करीब करीब कौन है? 332 है, तो ये डाल दो, 332 मीटर प्रति सेकेंड। द पार्ट विच वाइब्रेट इन अवर वोकल बॉक्स इज, ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है। वोकल बॉक्स में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? द पार्ट विच वाइब्रेट इन अवर वोकल बॉक्सेस, बताओ, मस्त सवाल है, जल्दी बताओ, लास्ट सवाल है। तो वो है वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड। ये सवाल आ रखा है जेएनवी 2010 में। मैंने आपको लास्ट ईयर के 48 सवाल सिर्फ साउंड के कराए हैं, सिर्फ साउंड के, वो भी इतने कम समय के अंदर, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको सारे समझ में भी आए हैं कि नहीं आए हैं? वीडियो शानदार है, नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा होने वाला है अगर इस वीडियो को बहुत सारा आपने प्यार दिया तो। बच्चों, लाइव में बने रहना है और कहीं नहीं जाना है, यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा।
PYQs, कंटेंट और सब कुछ मैं दूंगा आपको। आपको मेरा सपोर्ट करना है, आपको मेरी ढाल बननी है, मैं आपकी लाठी बनूंगा, आपको मेरी ढाल बननी है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई पेपर में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ये वीडियो को आगे तक पहुंचानी है। जैसे ही ये लाइव वीडियो एंड करता हूं, आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू लिखना है और कमेंट करना है। मैं कमेंट पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट बड़े बढ़िया लगते हैं और मैं पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूं और ज्यादा मेहनत करने का मेरे अंदर जज्बा आता है। बाय बाय बच्चों, सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, बाय बच्चों।